नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का एडवांस क्लासेस में। मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर भारत का भूगोल लेकर। भारत का भूगोल में हमने पिछले वीडियो में सामान्य परिचय से संबंधित कुछ चीज़ों को समझा था। जैसे भारत की हमने स्थिति देखी थी, अक्षांश और देशांतर स्थिति देखी, हमने विस्तार देखा। उसके बाद हमने देखा कि कहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, या कहाँ सूर्योदय पहले होता है या बाद में होता है। ये चीज़ हमने वहाँ समझने का प्रयास किया था। विस्तार की एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि जैसे जो विस्तार हमने देखा था, उस विस्तार में एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि जैसे भारत का दक्षिणी बिंदु हमने देखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैप कैमोरिन देखा था हमने, वो लिखा था हमने कैप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। अब यदि हम देखें, मैप में थोड़ा छोटा बना देता हूँ, तो कैप कैमरिन के दक्षिण में भी भारत का विस्तार है। तो ये तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो गया कैप कैमोरिन। अब इसके भी दक्षिण में यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये इससे भी दक्षिण में है। तो यदि ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो दक्षिणतम बिंदु भारत का यहाँ पर है। यदि ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु इस जगह पर है। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह में यहां पर ये स्थित है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कैप कैमोरिन है, और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम साउथ ईस्ट पॉइंट जो है वो बनता है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जैसे आपने पृथ्वी देखी कि पृथ्वी जैसे गोल है, तो पृथ्वी के बीच में विषुवत रेखा है, और 23 डिग्री 30 मिनट पर उत्तर और दक्षिण में, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश, और ये हो गया 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश। बीच में विषुवत रेखा है 0 डिग्री वाली। तो ये कर्क रेखा है उत्तर में, एक काल्पनिक रेखा कर्क रेखा है, और इसके ये दक्षिण में जो है ये मकर रेखा है। इन काल्पनिक रेखाओं की कल्पना की गई है ग्लोब पर। तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के मध्य से कहां से गुजरती है। तो देखते हैं हम ये भी। भारत के मध्य से ये
भारत के मध्य से ये गुजरती है। अब ये कहाँ से गुजरती देखिए, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार ये आप देखेंगे तो ये भारत के मध्य से इस प्रकार गुजर रही है कर्क रेखा। तो पूछा जाता है कितनी जगह से गुजरती है, तो लिखेंगे कर्क रेखा भारत के मध्य से कुल 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये 8 राज्य हम पश्चिम से पूर्व जमाते हैं। ये पश्चिम से पूर्व इस प्रकार, अब देखिए पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर है ये गुजरात राज्य, फिर यहाँ पर ये है राजस्थान, बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड और इस तरह पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर आता है ये त्रिपुरा और यहाँ पे आता है मिजोरम। तो इस तरह ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो पश्चिम से पूरे एक लाइन में लिखेंगे हम गुजरात, इसके बाद राजस्थान से गुजरती है ये, फिर गुजरती है मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, फिर इसके बाद जो है झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर इसके बाद उस तरफ आ जाइए त्रिपुरा और मिजोरम से। इस प्रकार ये 8 राज्यों से गुजरती है। फिर पूछ सकता है कि जैसे कठिन क्वेश्चन यदि बनाया गया परीक्षा में, तो ये पूछा जा सकता है कि इनके आसपास कर्क रेखा के पास सबसे पास कौन सा शहर है, सबसे दूर कौन सा शहर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के पास में कौन सा शहर है, दूर कौन सा है। तो जैसे एक शहर है यहाँ पर झारखंड में रांची, लगभग सबसे पास में है, और भी काफ़ी शहर इसके आसपास है। वो आप जब एटलस पढ़ेंगे तो उससे आपको और भी नॉलेज बढ़ेगी। तो वो काफ़ी कठिन थोड़ा सा प्रश्न हो जाता है जब शहर ही पूछ लेता है। तो ये चीज़ें आप जब एटलस पढ़ेंगे तो चीज़ें सीख जाओगे। अब यहाँ पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गुजरती है। सबसे कम त्रिपुरा से गुजरती है। तो सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम त्रिपुरा राज्य से गुजरती है। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए कि ये तो बात हुई कर्क रेखा की। अब एक नई चीज पढ़ते हैं हम इसमें, मानक समय देशांतर। मानक समय देशांतर, ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या चीज है, मानक समय देशांतर, ठीक है ना। जैसे भारत का मानचित्र है ये,
ये भारत का मानचित्र है, देखिए इसको समझते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले ही। वापस वहीं आते हैं मानक समय देशांतर पर। देखिए मानक समय देशांतर, यहां पर भारत का मानक समय देशांतर इस तरह से गुजरता है। अब ये मानक समय देशांतर क्या होता है, देखिए प्रत्येक देश अपना एक समय निर्धारित करता है ग्रीनविच से। अलग अलग समय क्षेत्रों में पृथ्वी बटी हुई है। भारत में एक मानक समय देशांतर लिया गया, यानी पूरे भारत में जो समय व्यवस्था होगी वो एक होगी। यानी पूरे भारत में आप कहीं भी जाके रहिए, चाहे भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी हों, वहाँ भी जो समय होगा वो एक ही होगा। और समय हम किसके माध्यम से देखते हैं, घड़ियों के माध्यम से। तो घड़ियाँ सबकी समय जो होगी वो एक ही बताएंगी। अब उसमें से अलग अलग देशांतर होंगे भारत में, काफ़ी सारे देशांतर होंगे। यहाँ बीच का एक देशांतर ले लिया है, और क्या नाम है इस देशांतर का, या कितने डिग्री है ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व दिशा। इसको भारत में मानक समय माना गया है। मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पर जब सूर्य की किरणें सीधी होती हैं तो दोपहर का सर्वोच्च समय होता है। तो पूरी सबकी घड़ियाँ वो सर्वोच्च समय यानी 12 बजे बताएंगी। इसमें जब तिरछी किरणें होती है तो सुबह शाम को भी तिरछी होती है, उस हिसाब से अलग अलग समय होता है। पर उस समय का निर्धारण कैसे करते हैं, समय निकालना मैंने आपको अक्षांश देशांतर में समझाया था। तो अब देखिए यहाँ इसकी हम ग्रीनविच से निकलेंगे कि कितना आगे या पीछे है। देखिए पृथ्वी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितनी देर में, 24 घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। तो 360 डिग्री घूमती है, 24 इंटू 60 मिनट से गुणा करेंगे अपन इन्हें, 1440 मिनट हो गए। 360 डिग्री घूमती है 1440 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी 1440 बटा 360। 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। ये अपन पहले भी निकाल चुके हैं अक्षांश देशांतर में। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ठीक से, ठीक है। तो 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूम जाती है। अब देखिए ग्रीनविच होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, और हमारा मानक समय देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पूर्व देशांतर, ठीक है। तो इनके बीच में देशांतर कितने हुए, 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये हम समझ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, इसको 4 से गुणा कर देंगे। 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो 82 डिग्री 30 मिनट कितनी देर में घूमेगी, कर दीजिए गुणा। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं 82 डिग्री 30 मिनट को कर दीजिए 4 मिनट से गुणा, तो कितना घूमेगी वो समझ में आ जाएगा। अब वही वहाँ पे जैसे बताया था, मिनट को मिनट से करेंगे तो सेकंड में आएगा। 30 को 4 से किया तो 120 सेकंड। 4 मिनट को डिग्री से करेंगे तो मिनट में आएगा, कितना हुआ 328 मिनट 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, 2 मिनट इधर जोड़ दीजिए,
30 मिनट। 330 मिनट का मतलब होता है 300 मिनट का मतलब तो हो गए 5 घंटे और 30 मिनट। तो 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो समय अंतर कितना होगा ग्रीनविच से? 5 घंटे 30 मिनट। आगे होगा या पीछे होगा? ग्रीनविच बीच में है पृथ्वी के और भारत पूर्व में है। पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, तो भारत का समय क्या होगा? आगे। तो भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे होगा? 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। ये इसका मतलब है। तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि भारतीय समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि ये पूछा जाए कि भारत का मानक समय देशांतर कितना है, तो वह मानक समय देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, जिसके अनुसार भारतीय समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, आगे चलता है। मान लीजिए यहाँ हमारे यहाँ भारत में 5:30 बज गए हैं शाम को, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ ग्रीनविच पे 5:30 घंटे पीछे होगा, तो वहाँ दोपहर के 12 बज रहे होंगे, जबकि हमारे यहाँ शाम को 5:30 बज गए। तो हमारे यहाँ तो बज गए 5:30 PM। तो ग्रीनविच पे कितना हो रहा होगा? ग्रीनविच पे अभी दोपहर के 12 ही बज रहे हैं। ये इसका मतलब है। यहाँ पर 1 बजेंगे तो हमारे यहाँ 6:30 हो जाएगा, क्योंकि 6:30 5:30 घंटे आगे। यहाँ अगर 2 बजेंगे तो यहाँ पे 7:30 हो जाएगा। इस तरह समय आगे बढ़ता रहता है। आशा बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा आप। ये इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो मानक समय देशांतर है, ये भी भारत के अलग अलग राज्यों से गुजर रहा है। कितने राज्यों से गुजरता है ये? 5 राज्यों से। 5 राज्यों से ये गुजरता है। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय मानक समय देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है, जो कि उत्तर से दक्षिण इस प्रकार हैं। उत्तर से दक्षिण, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश राज्य। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर इसके नीचे आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फिर इसके नीचे यहाँ पर जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आता है आंध्र प्रदेश। तो आप इस तरह से 5 राज्य देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कितने राज्यों से। 5 राज्यों के नाम याद रखिएगा। इनको आप याद करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।